हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 49 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केंद्रीय बजट 2026-27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सी मार्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सी मार्ट। और जो आपका ये सी मार्ट प्लेटफॉर्म है, ये आपका विस्तार है किसका? लखपति दीदी स्कीम का। और यहाँ पे सी मार्ट का मतलब क्या हुआ? सी स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। सी मार्ट में सी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। सी मार्ट का उद्देश्य महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका गतिविधियों से निकालकर वास्तविक व्यवसाय के स्वामित्व और संचालन की ओर अग्रसर करना है। लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार के रूप में निर्मित सी मार्ट्स सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करेंगे, जहां महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में अपने स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार जीतने वाले पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन थे? मतलब कौन है, कौन बने हैं, ऐसा होगा यहाँ पे, कौन बने। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दलाई लामा। लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में अपने स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार जीतने वाले पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन बने? यहाँ पे कौन बने? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दलाई लामा। और जो इनका जो स्पोकन वर्ड एल्बम है, इसका नाम क्या है? स्पोकन वर्ड एल्बम है, नाम क्या है? दलाई लामा का जो है, जिनके लिए इन्हें 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस एंड द दलाई लामा, ये याद रखना है। एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसके अलावा इन्हें किस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है? तो कैटेगरी ऑफ बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया, किस में मिला है? तो 68वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। इसके अलावा ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी पर्सन को ये जो अवार्ड मिला है, ये जो वर्ल्ड ऑफ इंटरटेनमेंट से नहीं है, इनसे भी पहले मिल चुका है बराक ओबामा को। इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड मिला था। एक तो मिला था बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम्स, नाम क्या था? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर 2006 में। और दूसरा आपका द ऑडेसिटी ऑफ होप 2008 में। और इनकी वाइफ थी मिशेल ओबामा, इन्होंने भी ग्रैमी अवार्ड जीता है अपने संस्मरण बिकमिंग के लिए 2020 में। और एक आपका था द लाइट वी कैरी 2024 में। और स्टीव जॉब को भी मरणोपरांत दिया गया था पोस्टुमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक विद द आईपॉड, और ये 2012 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाशिंगटन में अपना पहला पीएसए कांस्य स्तरीय प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ब्रोंज लेवल खिताब जीतकर वह पीएसए रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने 8 बार की विश्व चैंपियन निकोल डेविड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह कौन है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे मेंशन है वो कौन है? तो कौन है? तो भारतीय है, जिनका नाम है अनाहत सिंह। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन क्या होता है? तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं।
पीएसए का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। ये क्या है? ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है ऑफ द स्पोर्ट्स, जो आपका स्क्वैश होता है। और इस इवेंट में जो पीएसए का इवेंट होता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक प्लेटिनम है आपका, एक गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज है और चैलेंजर है। तो ब्रोंज में जीता है अनाहत सिंह ने, और ये यंगेस्ट एशियन बनी है जिन्होंने पीएसए यानी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन में ब्रोंज लेवल का खिताब जीता है और टॉप 20 में आ गई है। और इन्होंने 8 बार की विश्व चैंपियन निकोल डेविड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। अच्छा, इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया है, किसे हराया है? तो जॉर्जिना केनेडी को, जो कि इंग्लैंड की है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और ये हुआ कहाँ पे था टाइटल? ये आपका हुआ था वाशिंगटन में। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ से याद रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और यंगेस्ट एवर एशियन प्लेयर बनी है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नाम क्या है? अनाहत सिंह है। हराया किसे? जॉर्जिना केनेडी को, जो कि कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ब्रोंज कैटेगरी में इन्होंने जीता है। अनाहत उस भारतीय टीम का हिस्सा थी जिसने पिछले साल चेन्नई में यानी 2025 में ऐतिहासिक स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता था, और पहली बार भारत ने जीता था। पहली बार भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल जीता था। कब? 2025 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए किन 2 योजनाओं की घोषणा की? तो एक तो आपका था दिव्यांगजन कौशल योजना, और दूसरा आपका था दिव्यांग सहारा योजना। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29वीं अंतर्राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीता? तो उनका नाम है अमियारा खोसला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अमियारा खोसला। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये हुआ कहाँ पे था? 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कब से कब तक हुआ? 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया इस चैंपियनशिप को? तो इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF किसके साथ मिलके? इन एसोसिएशन विद जनरल थिमाया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर। तो ये भी हो सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत बनाना। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है, वो क्या है? तो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत बनाना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि ये जो आपका महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है, पहल है, इसका जो एम है क्या है? तो मजबूत करना भारत के रूरल इकोनॉमी को, और फोकस किस पे होगा? खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 का थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी 2026 का बता रहा है, ये जो इवेंट हुआ था ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। कहाँ पे? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे? आपका साउथर्न दिल्ली में है। साउथर्न दिल्ली में है। कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और हाल ही में 2 रामसर साइट की घोषणा हुई है भारत में। अब टोटल भारत में रामसर साइट कितने हो गए हैं? जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 98। हो सकता है कल को बढ़ भी जाए। तो अभी तक 98 भारत में रामसर साइट है। जो 2 नए बने हैं वो कौन से हैं? एक तो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, और छाड़ी धांड ये आपका है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल के किस वायुमंडलीय वैज्ञानिक यानी एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल यानी नोबेल ऑफ जियो साइंस कहा जाता है? तो किसे मिला है? वीरभद्रन रामनाथन। कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय मूल के किस वायुमंडलीय वैज्ञानिक यानी एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है, जिसे नोबेल ऑफ जियो साइंस कहा जाता है? तो वीरभद्रन रामनाथन। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले चेन्नई में जन्मे 81 वर्षीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन ने भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है और इसे नोबेल ऑफ जियो साइंस कहा जाता है। उन्हें जलवायु परिवर्तन पर उनके अग्रणी शोध, विशेष रूप से 1975 में CFC को शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचानने और वायुमंडलीय भूरे बादलों पर उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और जो वीरभद्रन रामनाथन है, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट है। कहाँ पे? यूसी सैन डिएगो स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी। तो ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इस अवार्ड को देता कौन है? जो क्रैफोर्ड प्राइज है, कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को। अगर बात करें महिलाओं में वुमेन्स की महिला एकल टेनिस खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो ये किसने जीता है? एलेना रायबनिका ने। किस देश की है? कजाकिस्तान की है। और इन्होंने हराया किसे? आर्याना साबालेंका को। तो ये भी याद रखना है, दोनों याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका मार्च 2025 का न्यूज है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 12 और लोगों को भी मिला है, तो जिनमें एक जो पहली भारतीय बनी है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, तो उनका नाम क्या है? जयश्री वेंकटेशन। और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मैम है। अब हम लोग देखेंगे जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है 2025-26, तो उसका ओवरव्यू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे ही केवल कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.6% बढ़ा। इसको याद रखना है। जबकि वर्तमान मूल्य पर इसका 13.1% विस्तार हुआ। और अगर रुपये में बात करें तो यह क्रमशः 5,31,372 करोड़ रुपये कांस्टेंट प्राइस पे और करेंट प्राइस पे कितना है? तो 9,91,997 करोड़ रुपये। याद क्या रखना है? 2024-25 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना परसेंट बढ़ा? तो 8.6। वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पर यानी करंट प्राइस पर 13.1%। और अगर रुपये में बात करें तो आपका कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 5,31,372 करोड़ और करंट प्राइस पे 9,91,997 करोड़। नेक्स्ट आते हैं। गत 3 वर्षों में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों आधार पर संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक रही है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें 2022-23 में 17.9% थी, 2023-24 में 14.9%। देखो ये डिक्रीज हो रहा है। 2022-23 में 17.9%, 2023-24 में 14.9%, जो देश के लिए क्रमशः 14% और 12% थी, तो ज़्यादा थी देश से। फिर आते हैं 2024-25 के लिए। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान से पता चलता है कि वर्तमान मूल्य पर, बात किस पे हो रही है? वर्तमान मूल्य पर। तो
2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.1% और संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.8% अनुमानित है। तो बिहार का हमेशा ज़्यादा रहा है, लेकिन अगर बिहार के रिस्पेक्ट में देखें तो एक कम होते जा रहा है। वहीं 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2024-25 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.6% अनुमानित थी, जो संपूर्ण भारत की 6.5% दर से अधिक थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित अनुमान से पता चलता है कि बिहार में, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 11.1% और वर्तमान मूल्य पर 15.5% बढ़ा। किसकी बात हो रही है? द्वितीय क्षेत्र की बात हो रही है। उसके बाद 2024-25 में तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर की वृद्धि दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.9% और वर्तमान मूल्य पर 13.5% थी। जबकि अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, सब रेट में मेंशन है, प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4.1% और वर्तमान मूल्य पर 9.6% वृद्धि दर्ज हुई। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2020 और 2020-21 और 2024-25 के बीच बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, याद रखना है, स्थिर मूल्य पर 21.1% से काफ़ी बढ़कर 26.8% हो गया, या अप्रॉक्स 27 बोल सकते हैं, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.9% से घटकर कितना रह गया? 18.3% रह गया। तो प्राइमरी सेक्टर का घटा है हिस्सा और सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा है। अब आते हैं टर्सरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा भी 57.0% से घटकर 54.8% पर आ गया। तो बस याद क्या रखना है, केवल सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा है, बाकी प्राइमरी और टर्सरी घटा है आपका। कितना हो गया? 54.8%। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के 46,412 से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है? वर्तमान मूल्य पे बात हो रही है, तो 76,490। और वहीं अगर बात करें स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 30,159 रुपये से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है? 40,973। बिहार के अंदर पटना जिला में सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद दर्ज हुआ है, GDDB, ठीक है, सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा पटना जिला का है। और उसके बाद है बेगूसराय तथा मुंगेर जिलों में। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद पटना के लिए कितना है? 2,41,220, बेगूसराय के लिए 1,05,600, मुंगेर के लिए कितना है? मुंगेर के लिए 93,921। तो आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पटना, फिर आपका है बेगूसराय, फिर आपका है मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 2023-24 के लिए जारी अनंतिम अनुमान के अनुसार कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी यानी फिशरी क्षेत्र का सकल राज्य का मूल्यवर्धन में संयुक्त रूप से 23.1% हिस्सा था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 2023-24 के लिए जारी अनंतिम अनुमान के अनुसार कृषि, वानिकी और फिशरी क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में संयुक्त रूप से तीनों मिला के कितना प्रतिशत हिस्सा था? एग्जाम में भी यही पूछेगा, तीनों मिला के कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 23.1% हिस्सा था। इस क्षेत्र में से फसल उत्पादन का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA में 11.5% और उसके बाद पशुधन का 8.1% योगदान था। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही देखेंगे। वर्ष 2023-24 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं और मक्का का संयुक्त रूप से 99.9% योगदान था। तो मेनली क्या होता है? चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है, परसेंटेज से लग गया। वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल का 40.7%,
मैचिंग के लिए पूछ सकता है। चावल कितना है 40.7%, गेहूं का कितना है 32.1%, मक्का का कितना है 27.1%। वर्ष 2023-24 से 2024-25 के बीच चावल का 4.3%, गेहूं का 7.1% और मक्का का 12.6% उत्पादन बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है उत्पादन किसका बढ़ा है, आपका मक्का का, कितना 12.6%, चावल का 4.3 और गेहूं का 7.1। नेक्स्ट आते हैं, बिहार देश के अग्रणी फल और सब्जी उत्पादक राज्यों में शामिल है और लीची, मखाना तथा मशरूम का मुख्य उत्पादक है। वर्ष 2023-24 में राज्य में बागवानी क्षेत्र का कुल उत्पादन लगभग 230 लाख टन अनुमानित था, जो 2019-20 के 206 लाख टन से अधिक है और उत्पादन में बड़ा हिस्सा फलों और सब्जियों का है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच दूध का 4.2% और अंडे का 10% और मछली का 9.9% उत्पादन बढ़ा है। इसके अलावा नई पहल के बदौर बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ने सभी जिलों में किसानों के घर बीजों को सशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की है और बिहार बीजों को किसानों के घर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2024-25 में 4,73,618 किसानों के घर कुल 1,17,064.55 क्विंटल बीज पहुंचाए गए। इसके अलावा राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कुल 75 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। तो ये पूछ सकते हैं कितने प्रकार के कृषि उपकरणों पर, तो 75 प्रकार के। कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा काफ़ी बढ़कर 2020-21 के 5.3% से 2024-25 में कितना हो गया है, तो 2020-21 में था आपका 5.3% और 2024-25 में कितना हो गया 14.9%। इसको याद रखना है। इसके अलावा जैविक कॉरिडोर योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 104.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत जो जैविक कॉरिडोर योजना है 3 किस्तों में, याद रखना 3 किस्तों में 24,500 रुपये प्रति एकड़ मदद मिलती है। पहली किस्त में आपका दिया जाएगा 11,500, दूसरी किस्त में 6,500 और तथा तीसरी किस्त में 6,500। यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 2.5 एकड़ यानी 2.5 एकड़ जमीन के लिए मिलती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। खरीफ 2024 में अनियमित बरसात और सामान्य से कम बारिश होने के बाद डीजल सब्सिडी योजना के तहत 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस योजना से सभी 38 जिलों के किसान लाभान्वित हुए। यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए दी थी। योजना के तहत 2024 से 25 में 3.28 लाख किसानों के खातों में, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2023 के 5.47 लाख से 2024 में बढ़कर कितना हो गया है 7.37 लाख। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2024-25 में पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वीकृत बजट 841.95 करोड़ रुपये था, जो 2023 के आवंटन का 2.5 गुना था। वर्ष 2025-26 के लिए बजट और भी बढ़कर 1,097.25 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 से 30.3% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में वास्तविक व्यय 778.02 करोड़ रुपये था, जो 92.7% की उच्च उपयोग दर का संकेत देता है। नेक्स्ट आते हैं 2024-25 में 28 पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों में 37.8 लाख पर्यटक पहुंचे, जो गत वर्ष से 24% अधिक है। वर्ष 2024-25 में पारिस्थितिक पर्यटन और पार्क विकास के लिए कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट आते हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 में परिवहन वाले मोटर वाहनों के मामले में बिहार का देश के बड़े राज्यों के बीच 5वां स्थान था, जबकि नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल के मामले में राज्य का 7वां स्थान था। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगला हमारा है विद्युत क्षेत्र। बिहार, यहाँ से बस एक ही पॉइंट याद रखना है। बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से काफ़ी बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है 374 किलोवाट आवर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। राज्य ने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और समावेशी आर्थिक विकास को रेखांकित करता है।
गत 19 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय तेजी से बढ़ रहा है, जो पहले दशक में 5 गुना और 2005 से 6 से 2024 से 25 के बीच 15 गुना हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय भी क्रमशः 14.8 गुना और 13.9 गुना बढ़ा है। तो स्वास्थ्य पर कितना बढ़ा है? 14.8 गुना और एजुकेशन यानी शिक्षा पर 13.2 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2019-23 की अवधि में पुरुषों के लिए कितनी है? 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष थी। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2019 से 2023 की अवधि में पुरुषों के लिए कितनी थी? 68.9 ईयर और महिलाओं के लिए 69.7 ईयर। वही 2009 से 13 की अवधि से पुरुषों और महिलाओं की जीवन संभाव्यता में क्रमशः 1.6 वर्ष और 1.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2009 से 2013 की तुलना में 2019 से 2023 में जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 1.3 वर्ष बढ़ी है। यह भी गौर मतलब है कि बिहार में 2017 और 2023 के बीच जो शिशु मृत्यु दर है 12% अंक घटकर 35 से कितना रह गया है? तो 23। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेवा प्रदानता बढ़ाने के लिए राज्य में हाल में सरकारी अस्पतालों में संचालन संबंधी अनेक सुधार किए गए हैं। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में मातृ मृत्यु दर को घटाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो 2004 से 2006 के 312 मृत्यु प्रति लाख जीवित प्रसव से 208 अंक घटकर 2021-23 में 104 रह गया है। बिहार में जननी सुरक्षा योजना के तहत 2020-21 से 2024-25 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 15.77 लाख से 2.54% बढ़कर 16.17 लाख हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। 2021-22 से 2024-25 के बीच माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट रेट है इसमें 13.56% अंकों की तेज गिरावट आई है। पिंक बस पहल राज्य के 6 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया में सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराती है। सीएनजी से चलने वाली 100 पिंक बसों का बेड़ा महिला यात्रियों, खासकर विद्यार्थियों और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती यात्रा की सुविधा देता है। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में बाल बजट तैयार करने की शुरुआत कब हुई थी? 2013-14 से। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में बाल बजट तैयार करने की शुरुआत कब हुई थी? 2013-14 से। गत 7 वर्षों में बाल बजट आवंटनों में लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक बच्चों पर व्यय 17.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा। इस अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय भी काफ़ी बढ़ा, जो 2.7 गुना बढ़कर 2017-18 के 3,437 रुपये से 2023-24 में 9,271 रुपये हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अगर बड़े राज्यों की तुलना करें तो बिहार विकास दर के मामले में दूसरे स्थान पे है, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पे है। इसके अलावा बिहार का जो विकास दर है वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में कितना था? 17.9%, 2023-24 में 14.9% और 2024-25 में कितना हो गया? 13.1%। तो देखो डिक्रीज कर रहा है। और इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 2024-25 की बात हो रही है तो 18% है अप्रॉक्स, सेकेंडरी का 27% है और टर्शियरी का 55% है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुआ है? तो आपका सेकेंडरी में हुआ है। ओवरऑल प्राइमरी का है 18% डिक्रीज हुआ है कंपेयर पिछले साल से कंपेयर करने पे। सेकेंडरी का 27% है और टर्शियरी का 55% है। इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस परेड 2026 हुआ तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के परिणाम की घोषणा हुई है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता भारतीय नौसेना को दिया गया है। इसके अलावा अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस को दिया गया है। शेष 3 झांकियों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पे और तीसरे पे है केरल। अगर बात करें केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुरस्कार, यही याद रखें संस्कृति मंत्रालय को मिला है। अगर मंत्रालयों की बात करें तो विशेष पुरस्कार की बात करें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
वंदे मातरम 150 वर्षों का उत्सव, और दूसरा आपका है वंदे मातरम भारत की शाश्वत गुच्छ नृत्य समूह। तो ये दोनों क्या है, विशेष पुरस्कार है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, नागरिकों द्वारा अपने पसंदीदा झांकी और मार्चिंग दस्तों को वोट देने के लिए MyGov पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन पोल के आधार पर पॉपुलर चॉइस श्रेणी के परिणाम इस प्रकार है। पहले स्थान पर कौन है, तो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता असम रेजिमेंट नागरिकों द्वारा जो चुना गया है। दूसरे स्थान पे अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता CRPF। शीर्ष 3 झांकियाँ गुजरात इसमें टॉप पे है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान। और अगर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।